Good morning, student. Myself, Shashi Bhatia. I'm history teacher. मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट स्पेशली जो जिनका मीडियम हिस्ट्री में हिंदी है और उन बच्चों के लिए भी ये बेनिफिटेड होगा जिनका मीडियम तो इंग्लिश है पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वो समझ नहीं सकते या उनको समझने में उन्हें प्रॉब्लम आती है इंग्लिश मीडियम में। सो मेरा ये वीडियो दोनों तरह के बच्चों के लिए यूज़फुल होगा। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो हमें लेसन नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए से, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के नज़रिए से इस टॉपिक पे बना रही हूँ। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में भारत में 3 यात्री भारत में आए थे। उनके नाम थे जो 10th से 17th सेंचुरी के बीच में भारत में आए। पहला था अल बिरूनी। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से था जो 11th सेंचुरी में 11th शताब्दी में भारत में आया। उसके बाद इब्न बतूता, ये मोरक्को से कंट्री से आया था 14वीं शताब्दी में। देन बर्नियर फ्रांस का था जो 17वीं शताब्दी में भारत में आया। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको आज अल बरूनी के बारे में बताऊंगी। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वाजिम में सन 973 में हुआ था। ख्वाजिम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वो उसको कई भाषाओं के बारे में नॉलेज थी, लाइक द सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, इन सभी भाषाओं के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह से परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से भी पढ़ा था। सन 1017 में ख्वाजिम पर आक्रमण के पश्चात महमूद यहाँ के विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था। अल बरूनी भी उनमें से एक था। वो भी एक बंधक के रूप में गजनी ले जाया गया। वह बंधक के रूप में गजनी आया, पर उसने धीरे धीरे उसको यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु तक, यानी कि मृत्यु तक, उसने अपना सारा जीवन यहाँ गजनी में बिता दिया, यानी कि भारत में बिता दिया। Next question comes, why and when did Al-Biruni came to India? कि अल-बरूनी क्यों, कब और क्यों भारत में रहा। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी। जब वो यहाँ पे रहा तो उसकी भारत में रुचि बढ़ती चली गई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थायी लोगों से हुए संपर्क ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ उस समय कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। उसने यहाँ के दार्शनिकों, उसने यहाँ के पुरोहितों और ब्राह्मणों के साथ समय बिताने के साथ साथ यहाँ का
यहाँ के विद्वानों से बहुत कुछ सीखा भी। What was the अल बरूनी ऑब्जेक्टिव टू कम इंडिया? उसका भारत में जब वो आया, चाहे वो बंधक के रूप में आया था, तो उसका आने का उद्देश्य क्या था? पहला है टू हेल्प दोज हु वांटेड टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चन। वह उन लोगों को के लिए सहायक सिद्ध हुआ जो उनसे हिंदुओं या धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। Then, as a repertory of information to those who wanted to associate, और ऐसे लोगों के लिए भी एक सूचना का संग्रह है जो उनके साथ संबंध होना चाहते थे, उनके लिए भी ये काम करना चाहता था। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो धार्मिक क्वेश्चंस हैं उनको वो हल कर सके, और ऐसे लोग जो उसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन दे सके। अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। इस किताब की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो बहुत ही सिंपल, सरल और लिक्विड, मतलब स्पष्ट थी। बहुत सब कुछ बहुत ही सिंपल और एकदम स्पष्ट लिखा गया था। यह बहुत ही विस्तृत ग्रंथ था जो कि धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान और अन्य विषयों पर आधारित था। इस किताब के 80 अध्याय, यानी कि 80 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड या विभाजित है। सामान्यतः हम देखते हैं कि अल बरूनी ने जो भी चैप्टर या अध्याय, उसने एक विशेष शैली का प्रयोग किया है। उसने हर एक चैप्टर का प्रारंभ जो है वो एक क्वेश्चन से किया है, और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अंत में चैप्टर के लास्ट में उसका कंपैरिजन, यानी कि उसने अलग अलग संस्कृतियों के साथ इन सब की तुलना की है। ठीक है, तो उसका जो पैटर्न था हर एक चैप्टर का, वो इसी तरह का था। हर एक चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती थी, और जो उसका एंड होता था उसको उसने बहुत ही अच्छी ही संस्कृत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब किया हुआ था, और लास्ट में उसकी तुलना अन्य संस्कृतियों के साथ भी की हुई थी। इट डिस्क्राइब अबाउट द वर्ण सिस्टम। इस किताब में वर्ण सिस्टम के बारे में भी व्याख्या की गई है। Now, I am telling you about the overcoming barriers of to understanding. यानी कि अल बरूनी जब भारत में आया तो उसको यहाँ पर किन बाधाओं का सामना करना पड़ा था। The problem faced by Al Baruni in writing an account of India. Al-Biruni was aware of the problem of understanding an alien word. उसको यहाँ के इस नए वर्ड भारत में जब वो आया तो उसके लिए एक अलग देश ही था ये, तो उसको यहाँ की के हर चीज को समझने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। He discussed several barriers that obstructed an understanding of the Indian society. भारत की समाज को, भारतीय समाज को समझने में उसको बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। वो बाधाएं कौन सी थी? पहला जो उसकी बाधा थी, जो मेन अवरोध था, वो थी भाषा, संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भाषा के बारे में
अल-बरूनी लिखता है कि यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हो, यानी कि संस्कृत भाषा को सीखने में से पार पाना चाहते हो, तो ये आसान नहीं होगा। उसे ये संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल लगती थी, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों और विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत ही विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल इत्यादि प्रयुक्त होते हैं, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, तो ये उसको समझ में नहीं आता था, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेष संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से बहुत ज्यादा भिन्न थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। यानी कि संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से बहुत अलग भाषा थी, और विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना, यानी कि जब वो संस्कृत भाषा को अरबी और फारसी में अनुवाद करना, वो भी इजी काम नहीं था, आसान नहीं था। उसके सामने दूसरा, द सेकंड जो बैरियर्स, डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, कि दूसरा उसके सामने अवरोधक था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग उनके विश्वास थे, अलग अलग प्रैक्टिसेस थी, प्रथाएं थी, तो उन सब चीजों को समझना भी उसके लिए आसान नहीं था। नाउ तीसरा अवरोधक था अभिमान, सेल्फ अब्जर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन। तो ये उसके सामने तीसरा मेन बैरियर था, अभिमान। यह रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति का सहारा लिया। नाउ अल-बरूनी का जाति व्यवस्था, अल-बरूनी डिस्क्रिप्शन ऑन कास्ट सिस्टम, अल-बरूनी का जाति व्यवस्था पर क्या विवरण रहा। Al-Biruni tried to explain the caste system by looking for parallel in other society. अल-बरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा है कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग था, फिर भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक और शिल्पकार यानी कि पीजेंट्स और आर्टिशियंस। तो ये वो मानता था कि पर्शिया में इस तरह से समाज 4 ग्रुप्स में बटा हुआ था, 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें पहला वो कहता है राजा, कह सकते हो नाइट्स, जिसके पास बहुत लैंड होती थी, वो नाइट्स हो गए, और प्रिंस राजा, देन मोंक्स, फायर प्रीस्ट और लॉयर्स होते थे। तीसरे में फिजिशियन या डॉक्टर, एस्ट्रोनॉमर्स और अदर साइंटिस्ट आ गए, और चौथा वर्ग जो था वो पीजेंट और आर्टिशियंस का था। फिर अल-बरूनी कास्ट सिस्टम के बारे में कहता है कि ऑल मैन वर कंसीडर इक्वल इन इस्लाम। वो कहता है इस्लाम धर्म में तो सभी लोगों को एक समान माना जाता है, वहां पे किसी तरह का कोई जाति प्रथा नहीं थी। सोशल डिवीजन वर नॉट यूनिक इन इंडिया। फिर जब वो भारत का जो सामाजिक जो जाति व्यवस्था जो थी या समाज का जो डिवीजन था, वो कहता है कि भारत में कोई यूनिक या अनोखा नहीं है, ऐसा तो पर्शिया में भी है, यानी कि पर्शिया में भी समाज 4 भागों में बटा हुआ है। Then accepted the Brahminical description of the caste system.
जो ब्राह्मणों ने जो कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा पर जो विवरण दिया हुआ था, अल बरूनी उसको मानता था। डिसप्रूव द नोशन ऑफ द पोल्यूशन। वो कहता है कि जो चीजें अपवित्र हो जाती हैं या कुछ गलत हो जाता है, तो नेचर में अपने आप ये कैपेसिटी होती है कि वो उस चीज को अपने आप ठीक कर लेता है। नेचर कभी भी पल्यूट नहीं होता है। यहाँ अल बरूनी ने बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसके थ्रू वो ये बताना चाहता है कि जो प्रकृति है वो अपने आप को किस किस तरह से पोल्यूशन फ्री, अपने आप को पोल्यूशन फ्री कैसे कर सकती है। यहाँ उसने चार कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। दैट पहला, सन क्लींजेस द एयर, कि जो सूर्य है वो हवा को साफ करता है। सूर्य की किरणें जब हमारी अर्थ पर पड़ती हैं तो उसमें से कुछ ऐसी कुछ सूर्य की कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो एयर में जो भी पोल्यूशन होता है उसको वो खत्म कर देती है। ठीक है। इस तरह से सेकंड उसने उदाहरण दिया है कि जो सी होता है, द साल्ट इन द सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बिकमिंग पोल्यूटेड, कि जो समुद्र के पानी में नमक होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है, तो और नमक जो होता है वो पानी को साफ करता है। तो सी में अगर सारी नदियां जाकर सी में मिलती हैं, यानी कि वो सी को पोल्यूटेड कर देती हैं, तो सी में जो साल्ट है, जो नमक है, वो सी के वाटर को क्या करेगा, पोल्यूशन फ्री कर देगा। Then he says that notion of the social pollution was against the laws of nature। उसके अनुसार जाति व्यवस्था, कि जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता है उसकी अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। वो कहता है कि अगर हम संसार को या अगर हम अपने समाज को जातियों में विभाजित करते हैं तो अकॉर्डिंग नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा कोई लॉ नहीं है। ऑल द ह्यूमन बींग्स, कि सब ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं, सब बराबर हैं। तो हमने समाज में पोल्यूशन, या जो समाज को बांट कर जो हमने ये उसको दूषित किया हुआ है, तो नेचर में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं बना हुआ कि हमें इस समाज को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग भागों में ही बांटना है। तो इस तरह से अल बरूनी इस जाति प्रथा के, एक तरह के देखा जाए तो वो उसके अगेंस्ट ही था। उसके बाद हम बात करते हैं अल बरूनीज व्यूज ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में अल बरूनी क्या कहता है। वो कहता है कि जाति व्यवस्था के विषय में अल बरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। वो कहता है कि चाहे वो ब्राह्मणों के व्यूज को मान रहा है कि कि ब्राह्मणों ने जैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया हुआ है, ब्राह्मण कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है ये एक गॉड का ही पार्ट है, कि जो सिर होता है गॉड का, सबसे ऊपरी भाग, वो ब्राह्मणों द्वारा वो ब्राह्मण है, ठीक है। और जो फीट होते हैं वो सबसे लोअर पार्ट, फोर्थ पार्ट माना जाता है, शूद्र जिसको बोलेंगे, ठीक है। और जो उसके कंधे हैं वो क्षत्रिय हैं, जो उसकी जांघें हैं वो वैश्य है। तो इस तरह उसने उसको एक गॉड का, एक गॉड के रूप में उसको माना है कि जाति प्रथा हमने नहीं बनाई, ये बाय गॉड ही है। पर
अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था। उस समय एक अलग ग्रुप था जिसको एंतज्जे बोला जाता था। ये जो एंतज्जे थे, ये इन 4 वर्णों में नहीं आते थे। ना ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे और ना ही शूद्र थे। पर फिर भी इनको समाज इनके बिना नहीं चल सकता था। उसके अकॉर्डिंग ये किसानों और जमींदारों को सस्ता श्रम उपलब्ध करवाते थे। हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होते थे, फिर भी इनको जो उस समय की इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, जो भी आर्थिक तंत्र था, उसमें इनको इंक्लूड किया जाता था, इनको शामिल किया जाता था। ओके स्टूडेंट, आज हमने अल बरूनी के बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू।